नमस्ते बच्चों। आज बेटे हम स्टार्ट करते हैं इसमें जो एसी करंट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एसी करंट जो आपके पास चैप्टर है उसमें बेटा आपके पास एसी जो सोर्स है उससे जब आपके पास प्योर रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, एक वोला डेरिवेशन, एक आपके पास क्या है कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी आपके पास कंप्लीट साइकिल में उसका डेरिवेशन, फिर आपके पास इसकी मीन वैल्यू क्या होगी, मीन और एवरेज वैल्यू क्या होगी, सर्किट में कैपेसिटर कनेक्ट हो वोला डेरिवेशन, फिर आपके पास एक एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट को अगर हम डिस्कस करेंगे तो उसके लिए आपके पास एल की, सी की, आर की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद उसमें बेटे ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर में बेटे जो लॉस हैं वो, और आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो, तो ये क्वेश्चंस हैं। और आपके पास बेटे एसी पावर, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके पास इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, तो हम उनको आज डिस्कस करते हैं बेटे आपके पास। और ये जो वीडियो लेक्चर है उसके लिए बेटा आपके पास क्या है, मोर देन 90% के लिए सफिशिएंट है। तो बेटे हम स्टार्ट करते हैं एसी करंट। तो ये आपके पास एसी करंट है, तो इसमें बेटे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके पास बेटे इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, न्यूमेरिकल है। इन एन अल्टरनेट सर्किट current circuit, the electric potential and current are respectively V equal to 20 sin 300t volt and I equal to sin 300t plus pi by 6 ampere. Calculate power factor, frequency, mean square, root current and impedance of the circuit. तो बेटे इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, तो इसमें बेटे हम डिस्कस करें तो आपके पास क्या होगा बेटे, आपके पास तो V नॉट आपके पास क्या गिवन है, V नो डैट। अगर आप इक्वेशन लिखें तो V नॉट आपके पास क्या है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो V नॉट आपका 20 दे दिया। I नॉट आपके पास कितना दे दिया, I नॉट आपको दे दिया बच्चों आपके पास 1। कंपेयर कर लीजिए I इक्वल टू I नॉट। जो फेज डिफरेंस है वो कितना गिवन है आपके पास, कंपेयर कीजिए तो पाई बाई 6। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बेटे पावर फैक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, पावर फैक्टर का। तो पावर फैक्टर आपके पास क्या होता है, cos फाई, और फाई कितना है बच्चों आपके पास, पाई बाई 6। पाई बाई 6 मतलब 30, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये आपके पास क्या आ गया, पावर फैक्टर आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, फ्रीक्वेंसी। ऐसे क्वेश्चन बेटे बहुत पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी बेटे, ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है। ओमेगा आपके पास क्या गिवन है आपको, देख लीजिए, जो टी का कोएफिशिएंट होता है उस वही तो होता है ओमेगा। तो ओमेगा आपके पास क्या है, 300, ठीक है, अपॉन 2π इक्वल टू f, ये रहा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा f इक्वल टू 300 अपॉन 2π की वैल्यू आपको सबको पता है 3.14। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो समथिंग 47.7 कुछ इस तरह का आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये आपके पास हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, मीन स्क्वायर रूट करंट जो आपके पास क्या होती है, I नॉट अपॉन √2। नेक्स्ट पेज पर करते हैं बेटे इसको, जहां पर I नॉट क्या है बेटे 1 है, और फोर्थ क्या है, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। तो नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसको। तो आपने बेटे फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब यहां पर आपके पास जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी IRMS, वो आपके पास क्या होती है बच्चों, आपके पास I नॉट अपॉन √2 होती है। तो आपके पास IRMS जो हुआ वो आपके पास क्या आया, I नॉट 1 और ये √2। इसको सिंप्लीफाई करोगे 0.707 एम्पियर, ये आपके पास रहा। फोर्थ आपसे कह रहा है बेटे इंपीडेंस, इंपीडेंस ऑफ सर्किट, इंपीडेंस ऑफ सर्किट। तो इंपीडेंस ऑफ सर्किट आपके पास क्या है, Z इक्वल टू VRMS अपॉन IRMS, ये होता है। VRMS क्या होगा आपके पास, V नॉट अपॉन √2। IRMS क्या होगा आपके पास, I नॉट अपॉन √2। √2 से √2 कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचा, V नॉट अपॉन I नॉट। V नॉट बच्चा आपके पास क्या है 20, I नॉट कितना है 1, तो 20 अपॉन 1 इक्वल टू 20 एम्पी। आपके पास क्या आ गया बेटे, इंपीडेंस है तो ओम आ गया। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था, जो बेटे इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ वोल्टेज अप्लाई इन ए अल्टरनेट सर्किट इज 22
220 वोल्ट, ठीक है। तो बच्चों जो आपके पास वोल्टेज अप्लाई की जाती है वो आपके पास खुद ही आपके पास क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होती है जो अप्लाई की जाती है। तो 220 वोल्ट इफ R इक्वल टू 8 ओम, XL इक्वल टू 6 ओम, द राइट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, अभी अभी मैंने आपको बोला था, तो जो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है RMS, VRMS, जो अप्लाई की जाती है वही होती है। कितनी अप्लाई की जा रही है, 220 वोल्ट्स, तो ये आपके पास क्या होगी, VRMS होगी। बी क्वेश्चन पर आते हैं। बी आपके पास क्या है, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। जब बेटे सर्किट में R और L लगा हो तो आपके पास इंपीडेंस क्या होता है, Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, Z इक्वल टू R कितना है बेटे 8 का स्क्वायर, और XL कितना है बेटा आपके पास, ये रहा 6 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको बस। तो आपके पास आ गया Z इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 और ये 36, कितना आ गया आपके पास, Z इक्वल टू 100 आ गया, ठीक है। तो Z इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 10 आपके पास ओम, आंसर आ गया। तो इस टाइप से बेटे इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। जो वोल्टेज अप्लाई की जाती है वही आपके पास क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए प्योर इंडक्टर ऑफ 20 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू ए स्क्वायर ऑफ 200 वोल्ट if the frequency of the source is 50 hertz, find the inductive reactance of the inductor। तो बेटा आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस होता क्या है, जो आपके पास बच्चों, सबसे पहले आप ये लिखा करें कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहां पर बेटा आपको प्योर इंडक्टर गिवन है, एल गिवन है कितना, 20 मिली हेनरी। मिली का मतलब बच्चों क्या होता है, 10⁻³ हेनरी। उसके बाद बेटा आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है आपके पास, 15 हर्ट्ज गिवन है। वोल्टेज गिवन है आपके पास, V इक्वल टू आपके पास 200 वोल्ट गिवन है। द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, तो आपके पास XL पूछा है, तो XL क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। तो सिंस वी नो डैट, तो जो आपके पास बच्चों XL होता है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, L ओमेगा। तो XL इक्वल टू L आपको गिवन है, ओमेगा क्या होता है, 2πf होता है। तो XL इक्वल टू आपके पास L की वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चों, 20 इंटू 10⁻³ 2 पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 और F कितना दे रखा आपके पास 50। कर लीजिए सॉल्व इसको। तो XL इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, देखिए आपके पास ये हो गया 10 और 0 आपके पास ये हो गया, ठीक है, इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ तो देखो ये 10⁻³ और 10⁻³ कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास XL क्या आ गया, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो ये हो गया बेटे 8 और ये 2 और ये 6, तो 6.28, ठीक है, हेनरी आपके पास आंसर आ गया, सॉरी ओम। तो इस टाइप का क्वेश्चन है बेटा आपसे पास जो है, XL पूछा गया था, रेजिस्टेंस ही तो होता है ये XL एक तरह से, तो हमने ओम लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, वोल्टेज अप्लाई। बेटा न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, जो आपके पास AC वाला जो चैप्टर है इसमें से न्यूमेरिकल काफ़ी डिस्कस किए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो हमने न्यूमेरिकल पोर्शन को ज़्यादा डाला हुआ है इसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको श्योर मिलेगा, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आपको श्योर मिलेगा। तो न्यूमेरिकल का वेटेज हमने ज़्यादा रखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। वोल्टेज अप्लाई इन ए अल्टरनेट करंट सर्किट इज 220 वोल्ट इफ R इक्वल टू 6 ओम, XL इक्वल टू 8 ओम, देन राइट द वैल्यू ऑफ पावर कोफिशिएंट, पावर फैक्टर। तो देखो बेटा आपके पास पावर कोफिशिएंट, आपका मतलब पावर फैक्टर क्या होगा, जो पावर फैक्टर होता है बच्चों, पावर फैक्टर वो आपके पास क्या होता है, cos phi इक्वल टू R/Z होता है, ये होता है। तो बेटे Z निकाल लीजिए, Z आपके पास क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो आपके पास Z इक्वल टू रूट R की वैल्यू आपके पास क्या है बेटे 6, तो 6 का क्या हो जाएगा 36, XL क्या है 8 का स्क्वायर बेटे 64। तो आपके पास Z इक्वल टू क्या आ गया बेटे 100 और 100 का आपके पास क्या होगा बेटे 10 होगा, तो Z इक्वल टू 10 ओम। तो बेटे पावर कोफिशिएंट बोलो या पावर फैक्टर बोलो, बात एक ही है। तो cos phi बेटा आपके पास क्या आ गया, R की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों 6 और Z की वैल्यू आपके पास क्या है 10।
तो आपके पास जो पावर कॉफिशिएंट आया वो आपके पास कितना आया 0.6, आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपके पास बेटे क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, अच्छा मैच द कॉलम। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बेटे क्या होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सुनिए, वो फ्रीक्वेंसी जिस पर एक्सएल और एक्सी दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, उस फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एक्सएल क्या होता है एल ओमेगा, ये क्या होता है 1/c ओमेगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया 1/√LC। तो आपके पास जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है 1/√LC। तो देख लीजिए आपके पास ए ऑप्शन किससे मैच कर गया, सी से मैच कर गया। क्वालिटी फैक्टर आपके पास क्या होता है, इसको और ऊपर बढ़ाते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर का बेटे फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास ω0L/R, जो कि बेटे ये तो आपका सिलेबस से हट भी गया बेटे इस साल के लिए। तो मैच द कॉलम था तो बेटे ये सिलेबस से हट भी चुका है, फिर भी आप याद रखिए ω0L/R। वैसे आपके पास क्या होता है, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है और जो आपके जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। और इनका जो रेशो आता है वो क्या आता है बेटे R/L, तो ω/L/R ये आता है। एवरेज पावर क्या होती है बेटे VI cos phi, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है VI cos phi। इंपीडेंस बेटा, इंपीडेंस के क्वेश्चन तो हमने भी करे हैं, ये रहा √R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर, इसमें D आ गया। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 Li², ये फॉर्मल टेस्टिंग के लिए बेटे, इसमें बी ऑप्शन आ गया। और सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है बेटे, ये रहा -E/dI/dt। जब आप पढ़ोगे बेटे, डिस्कस करोगे डेरिवेशन में, तो इसमें तो बेटा आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। क्वालिटी फैक्टर में आपके पास एफ आ जाएगा। एवरेज पावर में बेटा आपके पास ए आ जाएगा। इंपीडेंस में आपके पास जी आ जाएगा। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में आपके पास क्या आ जाएगा बेटे बी, ये बी आ गया। और सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट में क्या आ गया, ई आ गया। ये कुछ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटे। फॉर्मूला टेस्ट किया हुआ है इस क्वेश्चन में, जो आपको माइंड में होने चाहिए सारे फॉर्मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन एन LCR alternate circuit R = 10 ohm, XL = 100 ohm and XC = 100 ohm, write the value of impedance of the circuit। बेटे ये क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और इस क्वेश्चन में लेना देना कुछ भी नहीं है बेटे, लेकिन ये हर साल आता रहता है ये क्वेश्चन, चाहे CBSE हो चाहे RBSE हो। तो यहां पर देखिए आपके पास क्या है, सबसे पहले हम देखें इसमें क्या क्या गिवन है आपको। तो सिंस वी नो डैट, जो आपके पास बच्चों क्या गिवन है, जो R गिवन है वो आपके पास क्या है बेटे 10 ओम। XL आपके पास कितना गिवन है बेटे 100 ओम, और XC की होना है बेटा आपके पास 100 ओम। आपसे कहा गया है इंपीडेंस क्या होगा, ठीक है। तो इंपीडेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्या, Z = √R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो Z = आपके पास R की वैल्यू बेटे 10 का स्क्वायर करो 100, प्लस XL कितना है बेटे 100, XC कितना है 100 का स्क्वायर। इससे तो कैंसिल आउट हो गया, ओनली क्या बचा बेटे 100 बचा। तो Z = आपके पास क्या बचा √100 बचा। 100 का आपके पास क्या होगा बच्चों 10 होगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 10 ओम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, देखिए द वोल्टेज इन एन ऑल्टरनेट करंट सर्किट इज V = 15 sin 340t एंड करंट I = 10 sin 340t + π/4, फाइंड वाटलेस करंट रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो बेटा आपके पास जो वोल्टेज की इक्वेशन होती है वो होती क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पर। जो बच्चों वोल्टेज की इक्वेशन होती है वो आपके पास क्या होगी, ये होती है V = V0 sin ωt, और करंट की क्या होती है I = I0 साइन, और बेटा इनके बीच फेज दिखा दीजिए +φ, ये होती है। तो कंपेयर करोगे तो बेटा V0 कितना है यहाँ पर, V0 कितना दे दिया आपको 50 दे दिया। अगर आप I0 भी निकालना चाहें तो I0 कितना दे दिया बेटे 10 दे दिया। अगर आप फाई निकालना चाहें तो कंपेयर कर लीजिए, फाई कितना आ गया π/4 आ गया, ठीक है। अब वाटलेस करंट बेटा आपके पास होती क्या है, वाटलेस करंट, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट वाटलेस करंट, वाटलेस करंट होती है बच्चों आपके पास IRMS × cos phi, इसको बोलते हैं बेटे वाटलेस करंट, ठीक है। तो
तो IRMS क्या होता है आपके पास, आई नॉट अपॉन रूट 2, और कॉस फाई कितना है बच्चा आपके पास, पाई बाई 4। आई नॉट कितना गिवन है, हमने निकाल लिया था आई नॉट कितना गिवन है बेटे 10, तो 10 रूट 2, और कॉस फाई कितना होता है 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, तो 10 अपॉन 2 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 5 एम्पियर करंट आ गई, वाटलेस करंट। सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं बेटे, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज मतलब VRMS, जो कि क्या होती है V नॉट अपॉन रूट 2 होती है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सारे बेटे, और आपके पास ये 100% आपको मिल जाएंगे। तो V नॉट बेटा आपके पास क्या है 50 अपॉन रूट 2। इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कैसे, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2 से आप क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया, 50 अपॉन 2 25 हो गया, तो 25 अपॉन रूट 2 आपके पास आंसर आ गया। तो इस टाइप का ये क्वेश्चंस बन गया। तो बेटे न्यूमेरिकल आपके पास काफ़ी पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, इसलिए न्यूमेरिकल का पोर्शन हमने इसमें ज़्यादा रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, फाइंड द एवरेज पावर। अब देखो थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एवरेज पावर इन अल्टरनेट सर्किट एंड आल्सो डिफाइन पावर फैक्टर। तो बेटे आपके पास एवरेज पावर निकालते हैं। तो पावर आपके पास बच्चे होती क्या है, पावर आपके पास होती क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ AC करंट एंड AC वोल्टेज इज कॉल्ड AC पावर। अगर आप वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, पावर आ जाएगी। तो यहां पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो हम यहां पर डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ AC वोल्टेज एंड AC करंट इज कॉल्ड AC पावर। ये आपके पास रहा, ठीक है। इसका मतलब ये हो डेट इज, जो पावर है बच्चा आपके पास P, वो आपके पास क्या होती है V इंटू आई। ये इक्वेशन नंबर 1। अब बेटे हमारे पास AC करंट और AC वोल्टेज की इक्वेशन होनी चाहिए, तो हम यहां पर ये लिख दें इस तरह से, सिंस वी नो डेट, जो आपके पास करंट होती है, करंट की इक्वेशन क्या होती है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या हो जाएगी, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इनके बीच मैंने फेज डिफरेंस कितना दिखा दिया, फाई का दिखा दिया। तो मैंने बच्चों I लिख दिया, V लिख दिया। अब इन दोनों को आप रख सकते हैं। तो यहां पर हम इक्वेशन 1 में रखेंगे इसकी इक्वेशन को, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, P इक्वल टू, तो आपके पास बेटे क्या है, V की वैल्यू रखें, I के रख दें, तो रख देते हैं हम। तो I नॉट साइन ओमेगा टी, मैंने I की वैल्यू रख दी। अब मैं V की रख रहा हूं, तो V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये रख दिया मैंने। अब इसको ओपन कर दीजिए, ओपन करते हैं इसको, तो P इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, I नॉट V नॉट, ये हो गया, साइन ओमेगा टी, ये रहा आपके पास। और बेटे इसको अगर आप ओपन करेंगे तो बेटे इसको मैं ओपन करता हूं, तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूं। तो देखो साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ये रहा, ठीक है। ये हमने साइन A प्लस B का फॉर्मूला ओपन कर दिया। साइन A प्लस B का फॉर्मूला जो मैंने ओपन किया है, तो इसको अंदर बेटे मल्टीप्लाई कर दो, मैं यहां लिख देता हूं। तो आपके पास P इक्वल टू क्या आ गया, V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये रहा, और ये आपके पास कॉस फाई। फिर नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ गया V नॉट आई नॉट, इसको करोगे तो बेटे साइन ओमेगा टी, ये आपके पास कॉस ओमेगा टी, और ये आपके पास क्या आ गया, साइन फाई आ गया। अब ये तो आपके पास बेटे बहुत बड़ी टर्म्स हो गई, बहुत बड़ी टर्म्स हो गई। तो बेटे आपके पास क्या है, जो AC करंट है वो आपके पास क्या होती है, कंटिन्यू चेंज होती रहती है। तो हमें तो एक सर्टेन वैल्यू चाहिए, फिक्स वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एवरेज पावर लेकर चलते हैं। तो इस लाइन को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, सिंस AC करंट इज कंटिन्यूअस चेंज, so we taking एवरेज पावर। तो एवरेज पावर अगर आप लेकर चलेंगे तो बेटा एवरेज ले लेते हैं, तो P एवरेज इक्वल टू V नॉट आई नॉट,
बेटे जिसके साथ फाई लगा हुआ है उसका एवरेज नहीं लिया जाएगा। कांस्टेंट क्वांटिटी जो होती हैं उनका एवरेज आप नहीं लेकर चलते हैं, जो चेंज होती रहती है एवरेज उसका लेकर चलते हैं। तो अब यहाँ पर जो फाई है बेटे, फाई तो क्या है, कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, तो कॉस के साथ जो फाई आएगा, साइन के साथ फाई आएगा, टेन के साथ आएगा, वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। चेंज कौन सी होंगी, जिसके साथ टी आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बेटे वी नॉट आई नॉट एज इट इज, कॉस फाई भी एज इट इज, इसमें टी आ रहा है तो इसका आप क्या ले लीजिए, एवरेज ले लीजिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज ले लीजिए। तो एवरेज के लिए मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया, प्लस वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इन सब का दोनों क्या ले लिया, एवरेज ले लिया, और साइन फाई एज इट इज छोड़ दिया। अब एवरेज वैल्यू क्या होती है, तो लिख सकते हैं आप सिंस वी नो डैट, जो बच्चों आपके पास साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, ठीक है। और जो साइन की एवरेज वैल्यू होती है, साइन ओमेगा टी की या कॉस ओमेगा टी की, इनकी एवरेज वैल्यू क्या होती है आपके पास, 0 होती है, रख दीजिए। तो मैं यहां पर रखना चाहूं तो आपके पास आ जाएगा पी एवरेज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट, और ये आपके पास इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, और ये कॉस फाई, तो इसकी वैल्यू रख दी मैंने 1/2, और ये वैल्यू आपका सारी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो वी नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट पेज पर करते हैं बेटे, तो देखो ये आपके पास आ गया बच्चों, ये आपके पास आ गया पी एवरेज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई। तो इसको हम ऐसे लिख दें, पी एवरेज इक्वल टू वी नॉट अपॉन √2, ये आपके पास आई नॉट अपॉन √2, और आपके पास कॉस फाई। वी नॉट अपॉन √2 हम पढ़ चुके हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, वी आर एम एस, इसको क्या बोलते हैं आप, IRMS, और ये आपके पास कॉस फाई। तो ये आपके पास क्या आ गया, एवरेज पावर का फॉर्मूला आ गया। जहां पर बेटे जो फाई है, कॉस फाई, इसको ही बोलते हैं आप पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर बेटे आपके पास क्या होता है, कॉस फाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। कोसाइन ऑफ कॉस थीटा क्या बोलते हैं, कोसाइन। तो कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन AC वोल्टेज एंड AC करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो बेटा हम लिख सकते हैं किसको, पावर फैक्टर को, किस तरह से, देखिए पावर फैक्टर, इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन AC वोल्टेज एंड AC करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर की हम बेटे दूसरी वैल्यू भी लिख सकते हैं, क्या, P एवरेज इक्वल टू VRMS, IRMS को क्या बोल सकते हैं आपके पास, PRMS, और इसको वर्चुअल भी बोलते हैं, ठीक है। वोल्टेज इंटू करंट पावर हो गई, और कौन सी पावर बोल सकते हैं, वर्चुअल पावर। तो कॉस फाई, तो यहां से आप कॉस फाई भी निकाल सकते हैं, कॉस फाई इक्वल टू P एवरेज अपॉन P वर्चुअल। तो P एवरेज और P वर्चुअल का जो रेशियो होगा उसे भी आप क्या बोल सकते हैं, पावर फैक्टर बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन बेटे क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर एंड राइट डाउन द कॉजेज ऑफ एनर्जी डिसिपेशन और एनर्जी लॉस, ठीक है। तो बेटे ट्रांसफार्मर आपके पास होता क्या है, तो ट्रांसफार्मर आपके पास एक वो डिवाइस है जो आपके पास AC वोल्टेज या AC करंट की वैल्यू को क्या कर दे, चेंज कर दे। तो दैट डिवाइस विच चेंज AC वोल्टेज और AC करंट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर बेटे किस पर बेस है, तो ट्रांसफार्मर आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर बेस है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इस पर बेस है। और ट्रांसफार्मर होता क्या है बेटा आपके पास, दैट डिवाइस विच चेंज द AC वोल्टेज और AC करंट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं प्रिंसिपल में इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसकी बेटे कंस्ट्रक्शन पर आते हैं, ये तो मैंने आपको लिख दिया, ठीक है। नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे बेटे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आपके पास क्या है बेटे, इसकी कंस्ट्रक्शन लिखें।
कंस्ट्रक्शन। और इसमें मैं आपको बता दूं बेटे, आपका ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, एक तो स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपके पास क्या होता है, ट्रांसफार्मर दो कॉइल होती हैं, एक तो प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल क्या होती है, जिसको वोल्टेज दी जाती है उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। एक सेकेंडरी कॉइल जिससे बेटा आउटपुट या आउटपुट वोल्टेज गेन की जाती है, उसे आप बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल तो उसको आप बोलेंगे स्टेप अप। अगर आपके पास प्राइमरी कॉइल में टर्न्स ज्यादा हैं कंपेयर टू सेकेंडरी कॉइल तो उसको बोलते हैं आप स्टेप डाउन। तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप में सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स ज्यादा होती हैं और स्टेप डाउन में सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें टर्न्स कम होती हैं कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। कंस्ट्रक्शन में आपके पास क्या होती है, इसमें बेटे एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, ठीक है। इसमें एक नरम लोहे का आपके पास क्या होता है, टुकड़ा होता है, कोर होता है। उसको बेटा हम क्या करते हैं, जैसे आलू के जो चिप्स कट करते हैं ऐसे ही, तो ऐसे ही बेटे बहुत सारी स्ट्रिप होती हैं, बहुत सारे टुकड़े होते हैं चिप्स आपके पास टाइप जो बता रहा हूं मैं आपको। तो सॉफ्ट आयरन कोर के बेटे आपके पास बहुत सारी स्ट्रिप होती हैं, उनको एक के ऊपर एक रख के हम सॉफ्ट आयरन कोर बना लेते हैं, ठीक है। और उन जो स्ट्रिप होती हैं उनको हम बेटे क्या कर देते हैं, इंसुलेटेड कर देते हैं कि वो एक दूसरे से टच ना रहें। तो हमारे पास सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप होती हैं बहुत सारी, उनको एक के ऊपर एक रख के हम क्या कर लेते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर बना लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस कोर पर एक साइड तो बेटे कॉपर वायर को बाउंड कर देते हैं, तो उसको बोल देंगे प्राइमरी कॉइल। दूसरी साइड दूसरी कॉपर वायर को बाउंड कर देते हैं, उसको बोलते हैं आप सेकेंडरी कॉइल। तो मैं यहां पर लिखूं आपको, तो देखो आपके पास क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बनाता हूं। तो डायग्राम आपके पास क्या है, देखो इस तरह से आपके पास रहेगी। इसमें ये ट्रांसफार्मर का डायग्राम है बेटे, जो कि हमें रफली बनाना है इस तरह से। तो एक कोर तो बेटे ऐसे दिखा दीजिए, इस तरह से दिखा दीजिए। दूसरी कोर इस तरह से दिखा दो। मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं। थर्ड कोर आप ऐसे दिखा दो। ये कोर एक के ऊपर एक रखी हुई है इस तरह से। और कलर चेंज कर लेता हूं। और कलर चेंज कर लेता हूं। ये बहुत सारी स्ट्रिप बेटे ऐसे रख देते हैं आप, और मेन स्ट्रिप आगे और दिखा देते हैं, छोटे से स्ट्रिप और दिखा देते हैं। तो ये आपके पास क्या है बेटे, स्ट्रिप हैं, ये रही, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, बेटे, मैं कलर ही देखो, एक कॉइल तो बेटे इस साइड बाउंड कर देते हैं, एक इस साइड बाउंड कर देते हैं, और इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। तो ट्रांसफार्मर का ये स्ट्रक्चर है। तो एक कॉइल को अगर हम इस तरह से बाउंड करें, ये फिर गई यहां से आई, फिर ये ऐसे आ रही है, यहां से गई, इस तरह से आ रही है। तो ये आपके पास हो गई बेटे प्राइमरी कॉइल। तो यहां पर तुम क्या करते हैं बेटे, वोल्टेज देकर चलते हैं। ये आपके पास हो जाएगी बेटे सेकेंडरी कॉइल। देखो इस तरह से आई, ये गई, इस तरह से गई। तो ये आपके पास बच्चों क्या है, सेकेंडरी कॉइल, इस तरह से। तो यहां से तो हम आउटपुट लेकर चलते हैं, वी आउटपुट, लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो मैंने आउटपुट दिखा दिया। और यहां पर हम क्या लेकर चलते हैं, इनपुट देकर चलते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया बेटे, प्राइमरी कॉइल। तो ये तो हो गया आपके पास प्राइमरी कॉइल, बहुत सिंपल डायग्राम है इसका, प्राइमरी कॉइल। और ये आपके पास क्या हो गई, सेकेंडरी कॉइल। ये आपके पास हो गई सेकेंडरी कॉइल। और ये आपके पास क्या हो गई बेटे, स्ट्रिप हो गई जो एक के ऊपर एक रखी हुई है। तो ये डायग्राम हो गया किसका, ट्रांसफार्मर का डायग्राम हो गया। तो ये आपके पास प्राइमरी कॉइल है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मैं दिखाना चाहूं तो इसमें आपके पास NS और इसमें आपके पास क्या हो गया, NP। जब भी आप किसी का डायग्राम बनाएं तो बेटा आपको नीचे लिखना जरूरी है डायग्राम है किसका ये। तो आप लिख सकते हैं किसका डायग्राम है ये, ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन ही बता दी कि इन ट्रांसफार्मर इट कंसिस्ट ए सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर विच इज मेड बाय रेक्टेंगुलर, स्मॉल रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप प्लेस ओवर वन अनदर, एक के ऊपर एक रखकर बनाई जाती है, ठीक है। एंड टू कॉपर कॉइल या टू कॉइल इज बाउंड ऑन सॉफ्ट आयरन कोर एंड दैट कॉइल
That coil at which input voltage is applied is called primary coil and that coil from which output voltage is obtained is secondary coil. ये आपके पास बेटे कंस्ट्रक्शन हो गई। अब इसमें वर्किंग में लिखें तो वर्किंग में क्या लिखेंगे आप कि जब भी आपके पास क्या होगा, ट्रांसफार्मर की इनपुट जो आपके पास प्राइमरी कॉइल है उस पर आप एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो एसी वोल्टेज बेटे क्या होती है, कंटिन्यू चेंज होती रहती है। कंटिन्यू जब चेंज होगी तो बेटे आपके पास क्या होगा, जब करंट या वोल्टेज कंटिन्यू चेंज होगी तो आपके पास फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा और फ्लक्स जब चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगी। ये इसी वर्किंग पर बेस है। तो यहां पर ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। तो देखो आपका इसका किस तरह से करते हैं, हम ये लेकर चलें कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में कितनी है, एनपी, और सेकेंडरी में कितनी है, एनएस। ठीक है, तो अगर हम इसको नेक्स्ट पेज पर लिखें, इसकी कैलकुलेशन में क्या लिखना है वो देखिए। तो हम यहां पर ये लिखें, इन प्राइमरी कॉइल इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा बेटे, ईपी इक्वल टू माइनस का एक टर्न के कारण कितना होता है, d∅/dt। तो कितने टर्न्स हैं आपके पास, एनपी, तो ये लग दिया आपने। ठीक है, ऐसे हम सेकेंडरी कॉइल पर निकाल लें, इन सेकेंडरी कॉइल इंड्यूस ईएमएफ वो आपके पास कितना हो जाएगा, ES इक्वल टू माइनस का NS और d∅/dt। ये हो गया आपके पास। अगर हम इक्वेशन नंबर सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो हम यहां पर ये लिखें, इक्वेशन नंबर सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा ES/EP इक्वल टू, इसके कैंसिल आउट तो NS/NP आ गया। और ये आपके पास क्या है, सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स, और NP क्या है, प्राइमरी कॉइल में टर्न्स। इनके रेशियो को आप क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हम बोल देंगे वेयर K is constant, where K is constant, known as transformer coefficient। अब बेटे हम आइडियल कंडीशन में लिखें। आइडियल कंडीशन क्या होती है, जितनी पावर आप इनपुट को देकर चलते हैं उतनी ही पावर आपको पास आउटपुट में मिल जाए, उसको बोलते हैं आइडियल कंडीशन। तो आइडियल कंडीशन में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, देखो इन आइडियल कंडीशन तो आपके पास जो बेटे P इनपुट होगा और जो P आउटपुट होगा वो इक्वल होगा। पावर क्या होती है बेटे, V × I। तो प्राइमरी मतलब EP और करंट किसमें क्या मान लिया, IP। सेकेंडरी में ES और ये IS। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो बेटे मैं इसको ES/EP बना लूं तो ES/EP बना लिया तो ये आपके पास क्या आ गया, IP/IS आ गया। ये आपके पास रहा। अब इक्वेशन नंबर बेटे थर्ड और ये आपका इक्वेशन नंबर फोर्थ, इनको कंपेयर कर लीजिए। तो हम यहां पर लिख दें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, तो आपके पास आ जाएगा ES/EP इक्वल टू NS/NP आ जाएगा इक्वल टू IP/IS आ जाएगा इक्वल टू K। ये आपके पास रहा। ठीक है, तो ये आपके पास रहा। ऐसे ही बेटे अगर आप इफिशियंसी निकालें ऑफ ट्रांसफार्मर, बड़ा क्वेश्चन बनता है बेटे ट्रांसफार्मर का। तो इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर वो आपके पास क्या होगी, इफिशियंसी का सिंबल होता है नीटा इक्वल टू P आउटपुट अपॉन P इनपुट। ठीक है, आउटपुट पावर और इनपुट पावर का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं आप, इफिशियंसी, जो कि आपके पास क्या होती है, एक से कम आती है क्योंकि कोई भी आइडियल कंडीशन में नहीं होता। तो ये आपके पास बेटे ट्रांसफार्मर का बड़ा क्वेश्चन था। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं एनर्जी लॉस। तो इसको ध्यान से सुनिए, एनर्जी लॉस कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है बेटे कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्यों बोल रहे हैं इसको, कि बेटे जो ट्रांसफार्मर है जिसका मैंने डायग्राम बना रखा है आपको, तो ट्रांसफार्मर में जो बेटे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है वो आपके पास कॉपर वायर की बनी होती है। कॉपर वायर बेटे आपके पास क्या है, कंडक्टर है। जब उसमें बेटे उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो जब क्या होगी, उस कॉपर कॉइल में करंट फ्लो होगी तो बेटे हीट प्रोड्यूस होगी। हीट कितनी होगी, H इक्वल टू I²RT। ठीक है, अगर करंट फ्लो होगी रेजिस्टेंस में, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस होता है,
तो बेटा आपके पास हीट प्रोड्यूस होगी, तो करंट का क्या हो गया, लॉस हो गया। इस लॉस को ही बोलते हैं आप कॉपर लॉस। इस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपर वायर को मोटा बनाते हैं। कॉपर वायर की जो आपके पास है वायर, उसको मोटा लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A। तो एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और एरिया ज़्यादा कब होगा, जब हम उसको क्या बनाएंगे, उसको वायर को थोड़ा थिक लेकर चलेंगे, मोटा लेकर चलेंगे, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो आपके पास जो हीट है वो कम प्रोड्यूस होगी, तो लॉस कम होगा। फर्स्ट आप ये कॉपर लॉस हो गया। कॉपर लॉस के बाद बेटा आपका फ्लक्स लॉस के बारे में लिख सकते हैं। फ्लक्स लॉस क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल को आप क्या कर रहे हैं बेटे, फ्लक्स, उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जब आपके पास प्राइमरी कॉइल है, उसको आप इनपुट AC या करंट देकर चलेंगे। तो करंट क्या है, AC यूज कर रहे हैं आप, AC कंटिन्यू चेंज होती रह रही है। तो AC अगर चेंज होती रहेगी तो बेटे प्राइमरी कॉइल में क्या होगा, फ्लक्स में चेंज होगा। ठीक है, तो फ्लक्स आपके पास चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, EMF जनरेट हो जाएगा। तो वो ही EMF किस में आना चाहिए, सेकेंडरी कॉइल में आना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। जितना फ्लक्स बेटे क्या रहेगा, प्राइमरी में रहेगा, उतना ही फ्लक्स किस में होना चाहिए, सेकेंडरी में होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, तो इसी को क्या बोलते हैं आप, फ्लक्स लॉस। इस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी कॉइल के ऊपर ही हम सेकेंडरी कॉइल को बाउंड कर देते हैं। तो एक तो फ्लक्स लॉस मैंने आपको समझा दिया, एक आपके पास क्या कॉपर लॉस समझा दिया, एक होता है बेटा आपके पास एडी लॉस। एडी लॉस क्या होता है कि आप प्राइमरी कॉइल में AC वोल्टेज या AC करंट आप देकर चलते हैं। तो AC करंट या AC वोल्टेज जब आप देकर चलेंगे तो AC करंट या AC वोल्टेज कंटिन्यू चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो बेटे EMF जनरेट होगा, EMF जनरेट होगा तो बेटे आपका करंट प्रोड्यूस होगी। वो करंट प्रोड्यूस होती है किसमें बेटे, आपके पास किसमें, कोर में। जो मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर कैसे बनाया जाता है, बहुत सारी स्ट्रिपों को एक के ऊपर एक रख के बनाए जाते हैं। तो उस कोर में आपके पास क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर में क्या होता है, करंट प्रोड्यूस हो जाती है, इंड्यूस करंट। उसी इंड्यूस करंट को आप बोलते हैं एडी करंट। और करंट कहीं भी आ गई तो बेटे लॉस करेगी, क्योंकि करंट है, रेजिस्टेंस है, तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस करंट की वजह से जो लॉस होता है उसको आप क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप, एडी लॉस बोलते हैं। इस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिप के बीच में हम लैमिनेटेड कर देते हैं। ठीक है, इंसुलेटेड बना देते हैं एक दूसरे को। जो स्ट्रिप एक के ऊपर एक रखते हैं तो उनके बीच में क्या करते हैं हम, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल के आपके पास क्या कर देते हैं, उसको बाउंड कर देते हैं दूसरे स्ट्रिप और फर्स्ट स्ट्रिप के बीच में, ताकि इनके बीच कंडक्शन नहीं हो पाए। तो ये कुछ टाइप के लॉस थे। अब आगे बढ़ते हैं बेटा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा, देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, प्रूव दैट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स पीक वैल्यू। तो बेटे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपके पास क्या होती है, तो आपके पास करंट है, करंट का पहले क्या करें, स्क्वायर करें, स्क्वायर के बाद क्या करें, उसका मीन लें, मीन के बाद क्या कर लें, उसका रूट ले लें। तो उसको एक बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बेटा आपके पास क्या होती है, अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं बच्चों, जो आपके पास IRMS है वो आपके पास क्या होता है, पहले आपने करंट ली, करंट का आपने स्क्वायर किया, उसका आपने मीन लिया, देन उसके बाद उसका रूट ले लिया, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे आप, तो हम लिख सकते हैं सिंस वी नो डैट जो आपके पास करंट होती है वो क्या होती है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी होती है। इसका फिर आप क्या करें बेटे, स्क्वायर करें, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो I स्क्वायर इक्वल टू I0 का स्क्वायर और ये आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है। फिर आप इसका क्या ले लें, मीन ले लें। तो मीन बच्चों कैसे लिया जाता है वो देखिए, मीन कैसे लेकर चलते हैं आप, टोटल करंट स्क्वायर का टोटल कर दो आप, टोटल के लिए क्या करते हैं आप, इंटीग्रेशन, किसके लिए, पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए 0 से t अपॉन टोटल टाइम। ये हो गया मीन। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आपके पास आ गया I स्क्वायर बार इक्वल टू बेटा I0 का स्क्वायर कांस्टेंट है अपॉन t, ये रहा, इंटीग्रेशन 0 से t, और आपके पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया, और ये dt। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आ गया I स्क्वायर बार इक्वल टू I0 का स्क्वायर अपॉन t। बेटा इसका करें आप इंटीग्रेशन 0 से t, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको कन्वर्ट किस में कर लिया, कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो इस 2 को बाहर निकालो आप, तो I स्क्वायर बार इक्वल टू I0 का स्क्वायर अपॉन 2t, ये रहा। इसका करेंगे आप तो 1 का क्या हो जाएगा t, कॉस का क्या हो जाएगा साइन,
2 ओमेगा टी, और टी का कोएफिशिएंट क्या है बेटे 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा से आप डिवाइड कर दो, ये रहा, और 0 से टी। अब आप लिमिट रखिए, तो आई स्क्वायर बार इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t आ गया। अपर लिमिट रखो बेटे इसमें t, लोअर इसी में रख दो लोअर लिमिट 0, इसमें अपर लिमिट रखोगे बेटे सब कुछ 0 आएगा, साइन कैसा भी पाई हो 0 होता, तो इसमें अपर और लोअर दोनों रखोगे तो 0 आ जाएगा। तो आपके पास आ गया आई स्क्वायर बार इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी। बच्चों साइन 2 ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा में t रखो चाहे 0 रखो 0 जाता है, t से t कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आ गया आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। तो बेटा आपके पास यहाँ से आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल लो, तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है बेटे, ये होता है, रख दीजिए इसमें, तो आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, आई नॉट का स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा आई नॉट, और 2 का क्या हो जाएगा √2, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा प्रूफ हो गया, जो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो आपके पास क्या होती है, पीक वैल्यू की आपके पास 1/√2 टाइम्स होती है, ये इसका डेरिवेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, AC सर्किट कंटेनिंग LCR, देन कैलकुलेट इम्पीडेंस एंड फेज ऑफ AC सर्किट, आल्सो ड्रॉ फेजर डायग्राम। बेटे LCR सर्किट को पढ़ने से पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए L की, C की और R की। जब सर्किट में R कनेक्ट हो, जब सर्किट में C कनेक्ट हो, जब सर्किट में L कनेक्ट हो। जब सर्किट में R कनेक्ट होता है तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होती है, जब सर्किट में L कनेक्ट हो तो वोल्टेज करंट से π/2 एंगल से आगे होती है, और जब सर्किट में C कनेक्ट हो तो वोल्टेज π/2 एंगल से पीछे होती है, किससे, करंट से। तो ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं बेटे, तो किस तरह से सॉल्व करते हैं देखिए। अगर आपके पास सर्किट में R L C तीनों हैं, तो मैं डायग्राम बना दूं आपको, यह सर्किट में बेटे R रहा, ये सर्किट में L रहा, और ये सर्किट में C रहा, मैंने तीनों सर्किट में ले लिए, और यहाँ पर मैंने AC वोल्टेज अप्लाई कर दी। AC वोल्टेज आपके पास V ये रही, V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। इससे करंट फ्लो होगी आपके पास I, ये रहा आपके पास R, ये आपके पास रहा बच्चों L, और ये रहा आपके पास C। तो R जब करंट फ्लो होगी तो बेटे इस पर रेजिस्टेंस आएगा, इस पर मैंने मान लिया VR, इस पर मान लिया मैंने VL, और इस पर मान लिया मैंने VC, ये मान लिया, ठीक है। अगर हम किरचॉफ लगाएं, किरचॉफ की वोल्टेज लगाएं, ठीक है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग टोटल वोल्टेज क्या होगी, 0 होगी, तो समेशन V इक्वल टू 0। तो जहाँ से करंट आती है बेटे इसको मैं कंप्लीट मान लूँ, इसको मैं मान लेता हूँ VRLC मान लेता हूँ, इसको V मान लेता हूँ बस V। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है तो V माइनस करंट की डायरेक्शन में जो भी वोल्टेज आती है नेगेटिवली जाती है, तो VR माइनस VL माइनस VC इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया V इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC। तो VR प्लस VL प्लस VC को बेटे मैं क्या मान लूँ, VRLC मान लूँ। तो आपके पास आ गया VRLC इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास बेटे रिजल्टेंट वोल्टेज आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें करना क्या है बेटे, मुझे क्या करना है, इंपीडेंस कैलकुलेट करना है, और आपके पास फेज भी कैलकुलेट करनी है, और फेजर डायग्राम आपको बनाना। तो अगर देखो, मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूं रेजिस्टेंस को। इन रेजिस्टेंस, अगर इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रही है बेटे I, तो आपके पास VR क्या होगा, VR होगा बेटे IR। अगर मैं इसकी पीक वैल्यू लिखूं, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम वोल्ट आपके पास क्या हो जाएगी, VRM इक्वल टू करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू ले लो IM, ये आपके पास रही। ऐसे ही मैंने आपको रेजिस्टेंस लिखा है, ऐसे ही आप L पर और C पर लिख सकते हैं पीक वैल्यू को, वोल्टेज की पीक वैल्यू को। तो मैं लिख दूं यहां पर सिमिलरली, जो आपके पास VLM होगा वो आपके पास क्या होगा, IM इंटू XL होगा। ऐसे ही जो VCM होगा वो क्या होगा, IM इंटू XC होगा, ठीक है। अच्छा, अब बेटे मुझे क्या करना है, इसका वेक्टर डायग्राम बनाना है, ताकि मैं इंपीडेंस निकाल सकूं, फेज निकाल सकूं।
तो मुझे अगर वेक्टर डायग्राम बनाना है तो वेक्टर डायग्राम में देखिए मैंने क्या किया, ये रहा बेटा आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है, ध्यान से देखना, और ये आपके पास रहा बच्चों एक्स एक्सिस। अब मैं क्या करूं, अगर मैं एक्स एक्सिस पर क्या ले लूं बेटे, वोल्टेज ले लूं, ये वोल्टेज ले ली, कौन सी, वी आर एम। तो मुझे पता है रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होती हैं, तो इसी डायरेक्शन में कौन होगा, आई एम होगा। करंट से π/2 एंगल से आगे होती है कौन सी, वी एल एम। एल में क्या होती है, वोल्टेज आगे होती है करंट से π/2 एंगल से, तो वी एल एम मैंने बेटे यहां मान ली ए, ये मान ली बड़ी, यहां तक, यहां से तक वैल्यू क्या मान लिया बेटे, वी एल एम मान लिया, ठीक है। और कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज π/2 एंगल से करंट से पीछे रहती है, तो नीचे बनेगी, मैंने ये मान ली वी सी एम यहां तक। मैं क्या कर रहा हूं, इस डायग्राम में वी एल एम की वैल्यू को बड़ा लेकर चल रहा हूं, वी सी एम की वैल्यू को छोटा लेकर चल रहा हूं, इसलिए मैंने वी एल एम इतने बड़ा लिया है और ये छोटा लिया है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बेटे यहां मिल जाएगा, ये यहां तक, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मैं यहां लिख देता हूं, क्या होगा, वी एल एम माइनस वी सी एम। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वी एल एम माइनस वी सी एम और वी आर एम का रिजल्टेंट बच्चों ये होगा, ये होगा, ये वाला रहा। तो इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास जो वी एल एम माइनस वी सी एम और वी आर एम का रिजल्टेंट ये रहा, ठीक है। इसका नाम दे दो बेटा आपके पास, ये आपके पास क्या होगा बच्चों, ओ, ये आपके पास ओ, ये आपके पास बेटे ए, और ये आपके पास बी, ये एक्स्ट्रा लाइन बन गई बेटे। और मैं ये रिजल्टेंट जो आपके पास वोल्टेज है वो कितना एंगल बना रही है, फाई, ये रहा। तो ये ओ ए कितना होगा वो देखिए, तो ट्राइंगल मैं लगा देता हूं बेटा आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये रहा। तो ओ ए का स्क्वायर मुझे निकालनी है रिजल्टेंट वोल्टेज, ठीक है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज मैं मान लेता हूं वी आर एल सी। ओ बी कितना है बेटा आपके पास, ओ बी है वी आर एम का स्क्वायर, और ए बी कितना है आपके पास, वी एल एम माइनस वी सी एम का स्क्वायर, ये रहा, ठीक है। तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो इस मैक्सिमम वैल्यू को वी एम लिख दूं बेटे, मैं वी आर एल सी की जगह वी एम लिख दूं का स्क्वायर, इसको हटा दो बेटे, रूट लगा दो, ये रहा। तो आपके पास आ गया, वी आर एम को लिख सकता हूं बेटे आई एम का स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं बेटे मैं आई एम का स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर माइनस आई एम का स्क्वायर और ये आपके पास एक्सी का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर नहीं आएगा बेटे, ये हो गया, इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर आएगा। तो आपके पास आ गया वी एम इक्वल टू आई एम, कॉमन ले लो आप, आई एम का स्क्वायर, तो यहां से क्या बच गया बेटा आपके पास, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इस आई एम को अपॉन में ले आओ। तो नेक्स्ट में देखो बेटा आपके पास नेक्स्ट क्या होगा, वी एम अपॉन आई एम इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो वी एम अपॉन आई एम, वोल्टेज अपॉन करंट, इसको तो बोलते हैं बेटे आपके पास रेजिस्टेंस। तो यहां पर रेजिस्टेंस है, क्या बोलेंगे, इंपीडेंस। तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बच्चों क्या आ गया, इंपीडेंस आ गया एलसीआर सर्किट का। अब इसकी फेज निकालते हैं। तो फेज निकालने से पहले आप डायग्राम देखो, ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो करंट के साथ कितने एंगल बना रही है, फाई बना रही है। तो इसका अगर मैं tan फाई लेकर चलूं तो ए बी अपॉन ओ बी हो जाएगा। तो देखो मैं यहां पर लिख दूं, इफ रिजल्टेंट वोल्टेज मेक एन एंगल फाई विद करंट आई एम, देन जो बच्चों tan फाई होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ओ बी, ये हो जाएगा। तो tan फाई इक्वल टू ए बी आपके पास क्या था, वी एल एम माइनस वी सी एम, और ये आपके पास क्या था, वी आर एम। बस सॉल्व कर लो इसको। तो इसको सॉल्व करोगे आप, बड़ा क्वेश्चन है बेटे ये, tan फाई इक्वल टू, तो वी एल एम क्या होगा बेटे, वी इक्वल टू आई आर, तो आई एम एक्स एल
माइनस आई एम एक्स सी, और ये आपके पास हो जाएगा आई एम इंटू आर। आई एम कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, तो आपके पास आ गया टेन फाई इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। तो ये आपके पास क्या आ गया, फेज डिफरेंस आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6, तो ये आपके पास आ गया। तो हमारे पास इंपीडेंस भी आ गया बेटे, यही हमारा क्वेश्चन था, इंपीडेंस क्या होगा, ठीक है, फेज क्या होगी। अब बनाते हैं फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में देखिए नेक्स्ट पेज यूज करते हैं फेजर डायग्राम। तो इसमें बेटे 3 फेजर डायग्राम बनेंगे। फेजर डायग्राम फर्स्ट आपके पास क्या हो, फर्स्ट जब आपके पास एक्सएल इज ग्रेटर देन क्या हो, एक्सी हो। तो बनाते हैं बेटा आपके पास फेजर डायग्राम में क्या होगा, देखो ये आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ठीक है। मैंने ले ली कि भाई आपके पास वोल्टेज और करंट ये है, वोल्टेज और करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। वोल्टेज ये मैंने बना ली, मैंने किसके लिए, देखो इस साइड ले लिया बेटा मैंने क्या, वी आर एम ले लिया। इसी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन होगी। बेटा आपको नॉलेज होनी चाहिए एलसीआर सर्किट पढ़ने से के लिए आर की, एल की, सी की। अब आपके पास क्या है, एल की बात करूं तो आपके पास क्या होती है, वो करंट से पाई बटे एंगल से आगे होती है, तो इससे आगे बनेगी, ठीक है। तो ये ले लिया बच्चों मैंने वी एल एम, आगे हो गई पाई बाई 2 एंगल से, दिखा दिया एंगल पाई बाई 2। ये आपके पास पाई बाई 2 एंगल से पीछे है, तो ये पाई बाई 2 एंगल दिखा दिया। ये रहा आपके पास वी सी एम। इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने ले लिया, ये रहा इन दोनों का रिजल्टेंट, यहां से यहां तक ये रहा क्या, वी एल एम माइनस वी सी एम। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप दिखा दीजिए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बेटे ये रहा, ये रहा। बस इसको चाहें तो हम दूसरे कलर से दिखा सकते हैं, इसको तो इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। तो ये आपके पास क्या बन गया, फेजर डायग्राम बन गया फर्स्ट, जब कब ये y और ये आपके पास x, ये रिजल्टेंट वोल्टेज बन गई। तो रिजल्टेंट वोल्टेज को अगर हम दिखाना चाहें तो ये वही तो होती है, v इक्वल टू रूट वी आर एम का स्क्वायर प्लस वी एल एम माइनस वी सी एम का स्क्वायर। यही तो रिजल्टेंट वोल्टेज जिसको मैंने लिख दिया आपको। ये रिजल्टेंट वोल्टेज करंट के साथ कितने एंगल बना रही है, फाई, वो दिखा दो। इस रिजल्टेंट वोल्टेज की फेज कितनी है, ओमेगा टी, ये दिखा दो। तो ये आपके पास फर्स्ट डायग्राम बन गया, ठीक है। सेकंड डायग्राम बनाएं अगर आप, सेकंड डायग्राम में क्या होगा, एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, एक्सी से छोटी होगी। बना लेते हैं, सेम वही डायग्राम बनेगा। देखो ये आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है, और ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये रही। ये बेटे मैंने वही करंट की डायरेक्शन दिखा दी। देखो जिसको ये समझ में नहीं आया वो यहाँ देखिए इस डायग्राम को, ये मैंने दिखा दी बेटे करंट की रेजिस्टेंस के लिए। फिर आपके पास क्या होगा, ये दिखा देता हूं, उनके परपेंडिकुलर ये रहा। क्या क्या है ये देखिए, ये तो रहा आपके पास वी एल एम। अब की बार मैं वी सी एम को बड़ा ले रहा हूं तो इसको बड़ा दिखा दिया। ये आपके पास रहा वी आर एम, और इसी डायरेक्शन में क्या होती है, करंट होती है आई एम। करंट से पाई बाई 2 एंगल से आगे है वी एल एम, और वी सी एम क्या है, इससे पाई बाई 2 एंगल से पीछे है, तो ये दिखा दिया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने मान लिया, ये रहा कितना होगा, वी सी एम माइनस वी एल एम। तो अब क्या करेंगे आप, वी सी एम और वी एल एम और वी आर एम का रिजल्टेंट ये दिखा दो, ये दिखा दिया, लो बस। अब क्या करेंगे आप, इसको इससे मिलाना चाहें तो कोई जरूर नहीं है आप मिलाएं, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। तो ये आपके पास क्या बन गया, फेजर डायग्राम बन गया। ये आपके पास y और ये आपके पास x। थर्ड डायग्राम देखिए आपके पास, थर्ड डायग्राम क्या है, थर्ड डायग्राम तो बहुत सिंपल है फेजर का, कि जब XL और XC आपके पास क्या हो, इक्वल हो। तो XL और XC इक्वल हो तो बेटा आपके पास क्या होगा, ये y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस, ये बना दी बेटे मैंने R की, और ये बना दी मैंने VL और VC की। अब देखो जब आपके पास क्या है बेटे, ये VLM और ये VCM दोनों इक्वल हैं, तो बेटे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी ये दोनों। तो ओनली क्या रह जाएगा आपके पास, ये करंट रह जाएगी। तो यहां पर ये VRM हो गया, और इसके डायरेक्शन में क्या होगी, करंट। वोल्ट आपके पास रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में होती हैं, ये y और ये आपके पास x। तो इसके लिए फेजर डायग्राम बेटे ये आ गया। ये VLM क्या है, करंट से पाई बाई 2 एंगल से आगे है, और ये पक्का पाई बाई 2 एंगल से पीछे है। तो ये बेटा आपके पास क्या है, 3 फेजर डायग्राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
तो बेटे इतना ही था। तो आपने लेक्चर में देखा बेटे, इस जो आपके पास एसी करंट थी, एसी करंट वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन को ज़्यादा डाला हुआ था। आपको न्यूमेरिकल्स कन्फर्म मिलेंगे इस चैप्टर में से जो मैंने आपको कराए हैं, इनसे बाहर नहीं जाएंगे। ये वीडियो आपके पास सफिशिएंट है मोर देन 90% के लिए। तो बने रहिए बेटे आपके पास। हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बेटे ईएमआई। तो पढ़ते रहिए बेटे, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। ओके बेटे।